इस सीरियल किलर का अजीब शौक था। हर हत्या के बाद वो हमेशा एक बर्फ सी सफेद स्वेटर पहन लेता। कभी वो लाश के अंदरूनी अंग निकाल देता, कभी सिर काट देता तो कभी शरीर को बारीकी से टुकड़ों में बांट देता। और अब इस खूबसूरत लड़की की लाश के साथ वो कौन सा डरावना पोज बनाने वाला है, ये कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि हर साइकोपैथिक किलर के पीछे एक दर्दनाक बचपन छिपा होता है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट सिया की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। 8वें जन्मदिन पर जब बाकी बच्चे मोमबत्तियां बुझा रहे थे, उसके कानों में माँ की चीखें गूंज रही थी। पिता ने माँ को कमरे में खींच लिया था और भीतर से सिर्फ मारपीट और दर्द की आवाजें आती रही। सिया ने कान दबाकर खुद को जन्मदिन का गाना गाने की कोशिश की, लेकिन माँ की चीखें उसकी आत्मा तक उतर गई। सपने से झटके में जागी तो उसने खुद को लखनपुर में पाया, जहाँ वो अस्थायी फॉरेंसिक ऑफिस खोलने आई थी। सबसे पहले रहने के लिए घर चाहिए था। एक ब्रोकर आंटी उसे टूटा फूटा सा मकान दिखाती है, ताले टूटे हुए, दीवारें उखड़ी हुई। पर फायदा ये था कि वही जगह पुलिस स्टेशन और लाश फेंके जाने वाली साइट दोनों से करीब थी। सिया ने बिना समय गवाए तुरंत वही शिफ्ट होने की मांग कर दी। उधर पुलिस ने लड़की की हत्या और फॉरेंसिक ऑफिसर की मौत दोनों केस को जोड़कर एक साथ जांच शुरू की। मगर उस कातिल डॉक्टर की गर्लफ्रेंड गुस्से में बोली, मेरा बॉयफ्रेंड तो बेगुनाह था, वो अपनी ड्यूटी में हमेशा ईमानदारी से काम करता था। लेकिन सिया हमेशा उसे टारगेट करती रही। बड़ी मुश्किल से उसे साउथ क्रिकेट केस अकेले हैंडल करने का मौका मिला था, लेकिन तब भी उसने उसका हौसला तोड़ दिया। उसकी मौत की जिम्मेदार सिया ही है। पुलिस टीम के कुछ अफसरों ने भी मन ही मन सोचा कि अगर सिया से जवाब तलब किया जाए तो कहीं उसकी इज्जत पर तो आंच नहीं आएगी। आखिर सब एक ही टीम के साथ ही थे। इसी बीच ड्राई क्लीनर यादव अपनी रोजमर्रा की बिजनेस सर्विसेज में लगा था। वो मोहल्ले की आंटियों में काफी लोकप्रिय था। एक ब्रोकर आंटी उससे बोली, ऊपर का घर किराए पर चला गया है, ताले टूटे हुए हैं, जरा जाकर देख तो दे। यादव पहले तैयार हो गया, लेकिन जैसे ही सुना कि किराएदार एक महिला फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, उसने तुरंत बहाना बना दिया, आज तो नहीं हो पाएगा, कल देख लूंगा। वैसे भी कल मेरी पत्नी और बेटे की बरसी है। उधर चेहरा ढककर सिया अपने किराए के घर से बाहर निकली। नीचे ही यादव की ड्राई क्लीनिंग शॉप थी। वो उसी गली से गुजरी जो सीधे उस जगह तक जाती थी जहाँ डॉक्टर की लाश फेंक की गई थी। चलते चलते उसकी नजर बिजली के खंभों पर लगे छोटे छोटे इश्तेहारों पर पड़ी। अचानक बचपन की यादें ताजा हो गई। वो भी कभी भारी भरकम बैग खींचकर ऐसे ऐसे काम करती थी जो उसकी उम्र के बच्चे सोच भी नहीं सकते थे। हर काम पूरा होने पर वही खंभों पर अपने छोटे छोटे विज्ञापन चिपका देती। लोगों को ढूंढने, सबूत इकट्ठा करने की सर्विस उपलब्ध। क्लूज इतने कम थे कि टीम को 2 हिस्सों में बांटना पड़ा। एक ग्रुप सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगा ताकि पीड़िता और कातिल का मूवमेंट ट्रैक किया जा सके, जबकि दूसरा ग्रुप रिश्तों और जान पहचान की पड़ताल में जुटा। लड़की ने धीरे धीरे सिर घुमाया और ख्याल फिर उसी डरावनी रात पर लौट गया। उसके जन्मदिन की रात। भीतर का दरवाजा खुला तो माँ लहूलुहान जमीन पर पड़ी थी। खून इतना बह चुका था कि साफ लग रहा था। खोपड़ी फट चुकी है, शरीर पर दर्जनों जख्म है, शायद धमनियां भी कट चुकी थी। वो सीन देखकर सिया ने पास का कुशन कसकर पकड़ लिया। तभी पिता हांफते हुए बाहर आए और सामने वही शख्स खड़ा था जो आज मोहल्ले का ड्राई क्लीनर यादव कहलाता है। सिर से पांव तक खून में डूबे पिता को देखकर भी बच्ची डरी नहीं। उसकी प्रतिक्रिया इतनी ठंडी और अजीब थी कि खून के प्यासे पिता तक सहम गए। बिना कुछ कहे वो बारीकी से खून के धब्बे साफ करने लगी। ये उसकी जिंदा रहने की जिद थी, जिसमें बचपन की मासूम आंखें बर्फ जैसी ठंडी थी, लेकिन अंदर कहीं एक आग जल रही थी जो आज तक बुझी नहीं। उधर इंस्पेक्टर अर्जुन दिल्ली पहुंचे ताकि कातिल की मूवमेंट ट्रैक कर सके। सीसीटीवी फुटेज में दिखा वो मेट्रो स्टेशन पर उतरा था। पास ही लगे कैमरे में एक काले कपड़ों वाला आदमी बेहद चौकन्ना नजर आया। वो साफ कातिल पर नजर रख रहा था, मगर फिर भी उल्टी दिशा में चल पड़ा। अर्जुन उसी रास्ते पर उसका पीछा करने लगा। इसी दौरान सिया भी बस पकड़कर दिल्ली की ओर रवाना हो गई। अचानक उसके कानों में वही डरावनी आवाज गूंजी, फॉरेंसिक की ऑथेंटिसिटी, क्रेडिबिलिटी, ये सब तो बहाने हैं, सच बताओ तुमने ये सब तरक्की के लिए किया ना। सिया ने बस की खिड़की के शीशे में दिखते अपने ही साय को घूरा और झटके से याद आया वारदात वाली रात। एक काले कपड़ों वाला शख्स लगातार उन्हें देख रहा था। वो शक्ल उसे बेहद जानी पहचानी लगी। उधर इंस्पेक्टर अर्जुन ने सीसीटीवी के जरिए देखा वो काला आदमी चक्कर काटकर फिर कातिल के पीछे लग गया। लेकिन जैसे ही दोनों गली के मोड़ पर पहुंचे वहाँ कोई कैमरा नहीं था और दोनों अचानक गायब हो गए। उस गली का आखिरी सिरा सीधे कातिल के घर तक जाता था। अब साफ था कातिल लखनपुर से ही पीछे पीछे दिल्ली तक आया था। इसी बीच अर्जुन ने देखा कि सिया भी वही पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ यादव ने अपनी आदत के मुताबिक सफेद स्वेटर पहन लिया। उसने कटे फटे शरीर ले जाने वाली गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोकी, आग जलाई और आराम से चाय पीने लगा। कार का पिछला हिस्सा अभी भी खून से लथपथ था। अंदर एक छोटी बच्ची बैठी थी जो पिछले शिकार के धब्बे साफ कर रही थी। सब कुछ एकदम साफ होने के बाद यादव अंदर गया और अगले शव के टुकड़े टुकड़े करने लगा। इस बार की शिकार वही थी जो अपनी जिद और बेपरवाही से खुद को मौत के मुंह में धकेलाई थी। एक खूबसूरत लड़की, लेकिन पैसों के लिए उसने गलत चाल चली और यादव से 4000 वसूलने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि अब वही उसकी मेज पर पड़ी लाश बन गई। इस दिखाने के लिए उसने उसके लिए खास कफन तक तैयार कर रखा था। यादव ने चश्मा उतारकर साफ किया और ध्यान से शव को देखा। पहला चरण पूरा हो चुका था, खून फर्श में समा गया था। उसने बड़े सलीके से निकाले गए अंग एक बाल्टी में रख दिए। दीवार पर इंसानी शरीर की एनाटॉमी की तस्वीरें चिपकी थी जैसे ये कोई रिसर्च लैब हो। फिर हाथ में उठाई गोलारी। आमतौर पर ऐसे केस में सर्जरी या पोस्टमार्टम में लाइन सॉ या मेडिकल आरी का इस्तेमाल होता है, लेकिन वो तो देसी अंदाज में बैरमी से काट रहा था। कटाव बेहद भद्दा और आसमान था। काम में सफाई थी, नहीं कोई फिनिशिंग। बाहर खड़ी नन्ही बच्ची खामोशी से इंतजार कर रही थी, मानो ये सब उसकी आदत बन चुकी हो। मगर उसमें वो लगन नहीं थी जैसी कभी सिया में थी। सिया तो बचपन से सब कुछ गौर से देखती और खुद हाथ गंदे करने से नहीं कतराती थी। उधर सिया और अर्जुन खाना खाते हुए केस पर चर्चा कर रहे थे। अर्जुन ने उससे काले कपड़ों वाले शख्स की
पहचान पूछी, लेकिन उसे कुछ याद ही नहीं आया। वो केस की डिटेल्स निकालने में जुटी रही और अर्जुन ने भी उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लड़की की लाश और उस डॉक्टर, दोनों में एक जैसी बात सामने आई थी। मरने से पहले दोनों को नशे का इंजेक्शन लगाया गया था। अगर ड्रग भी एक ही निकला तो साफ था ये काम किसी सीरियल किलर का है। लैब रिपोर्ट में पता चला कि लड़की के शरीर में बाफलोन नाम की दवा मिली है, लेकिन सिया ने ये राज अर्जुन से छुपा लिया और सिर्फ इतना कहा, कुछ खास नहीं मिला। अर्जुन ने आज की जांच में काले कपड़ों वाले शख्स पर शक पक्का कर लिया और बोला पुलिस स्टेशन पहुंचते ही उसका वारंट जारी करवाऊंगा। ये सुनकर सिया के चेहरे का रंग उड़ गया। तभी लैब से फिर कॉल आया। डॉक्टर के शरीर के टुकड़ों में भी वही दवा पाई गई। सिया ने सफाई दी, 72 घंटे बाद शव से दवा के अंश खोजना मुश्किल होता है। ऊपर से उसकी गर्दन और सिर अब तक मिले नहीं, इसलिए इंजेक्शन का निशान भी कंफर्म नहीं हो सकता। लेकिन सवाल ये था, वो इतनी अहम बात छुपा क्यों रही थी? क्या सचमुच बाफलोन यादव की पहचान का हिस्सा था? इसी बीच अर्जुन को थाने से फोन आया। एक चश्मदीद ने काले कपड़ों वाले उस शख्स को देखा था। वो तुरंत लखनपुर लौट पड़ा। सिया और भी बेचैन हो गई। नहीं, उसे मैं पहले ढूंढूंगी किसी भी हाल में। अंधेरी गली में चलते चलते उसने अचानक कदम रोक दिए। सामने सड़क पर एक औरत की लाश पड़ी थी। लाश ने सफेद ड्रेस पहन रखी थी, पैरों में चमचमाते सिल्वर हील्स थे, लेकिन एक पैर काटकर धागे से बांधा गया था और दूर फेंक दिया गया था। उस जूते पर पूरा खून जमे हुए था। दोनों हाथ दीवार से बंधे लटके हुए थे और लंबे बालों ने चेहरा ढक रखा था। सिया ऐसे नजारों की आदी थी, इसलिए जरा भी नहीं डरी। उसने धीरे से बाल हटाए। सामने एक खूबसूरत औरत थी, मगर उसके होंठ मोटे धागों से सील दिए गए थे। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे बचपन में सिया अपने गुड़ियों के साथ किया करती थी। लाश के हाथ पांव जोर से काटकर फिर धागों से सिल दिए गए थे। ये तरीका भी उसी के बचपन की प्रैक्टिस से मिलता जुलता था। सिया चुपचाप देखती रही, फिर जेब से सर्जिकल चाकू निकाला, आदतन जैसे अब भी उन सिलाइयों को काट देना चाहती हो। तभी फोन बजा। स्क्रीन पर अननोन नंबर चमक रहा था। दूसरी तरफ से आवाज आई, इतनी जल्दी मुझे भूल गई? बेटा, ये तो बहुत बुरा किया। मैं हूँ तुम्हारा बाप यादव। वो यही कहीं पास ही था और सिया को देख रहा था। उसने कहा, आज तुम्हारा जन्मदिन है और मैं तुम्हें एक खास तोहफा दूंगा। यादव उसे बचपन की बातें याद दिलाने लगा। जब भी कोई मरता और लाश निपटाई जाती, छोटी सिया आसमान की तरफ देखती और टूटते तारे का इंतजार करती। यादव समझता था कि शायद वो मृतकों की आत्मा के लिए प्रार्थना करती है, लेकिन बाद में पता चला वो रोज लाश देखना चाहती थी, क्योंकि हर हत्या के बाद उसका बाप उसे सुशी रोल खिलाता था। आज भी पिता ने उसकी ख्वाहिश पूरी की। जन्मदिन पर उसे मिला ताजा लाश और सुशी रोल। सच ही कहते हैं, जैसा बाप वैसी बेटी। दोनों का ये हिंसक मिजाज एक दूसरे पर असर डाल चुका था। सिया तंग गलियों में उसे ढूंढती रही। यादव ने देखा कि वो रास्ता भटक गई है, तो उसने एक बोतल फेंकी, जैसे कोई इशारा हो। दिशा पकड़कर सिया दौड़ी और एक अंधेरी गली में पहुंची। वहाँ एक बड़ा सा सूटकेस रखा था और उसके ऊपर रखा था सुशी रोल। यही था पिता का जन्मदिन का तोहफा। फोन से उसकी ठंडी आवाज आई, ये सब देखकर क्या सोच रही हो? बदला लोगी मुझसे? अफसोस, तुम अभी तक अपने बाप का दिल नहीं समझ पाई। सिया के हाथ पर बचपन का पुराना जख्म था, कभी कुत्ते ने काटा था, मगर उस वक्त भी पिता ने उसकी परवाह नहीं की थी। उसने बस एक बात सिखाई थी, जब कुत्ता तुम्हें काटे तो हाथ बाहर खींचने की कोशिश मत करो, हाथ उसके गले में डालो ताकि उसे सांस न मिले, तभी वो छोड़ देगा। ये वाक्य उसने दिल पर लिख लिया था और वही उसकी जिंदगी का नियम बन गया। तुमने मुझे काटा है तो अब से मैं तुम्हारे गले में हाथ डालकर देखूंगी, कैसा रहेगा? चलो एक बार फिर उसी तरह खेलते हैं। ये ख्यालों में घिरकर उसने अपने दर्दनाक बचपन की आवाजें सुनी। फिर एक धीमी टोन में जैसे कोई कह रहा हो, जल्दी मिलेंगे मेरी बच्ची। वो सुशी रोल उठाकर खाने लगी। अब सवाल यही बचा कि उसका और यादव का रिश्ता आखिर कैसा था और आगे क्या होने वाला है।